नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो अपनी इजी सिलेक्शन फैमिली द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। उसमें जो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो 19 जनवरी से 6 ऑफलाइन सेंटर। अब 6 ऑफलाइन सेंटर कौन से हैं उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ सेंटर है और उन सेंटर्स पर क्या क्या सुविधा रहेगी, किस तरह से पूरा पैटर्न आपके आयोजित करवाया जाएगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली कि जो टेस्ट सीरीज आयोजित होने वाली है उसमें जो आपको सिलेबस दिया गया है, जो आपको 7 दिन का टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को किस प्रकार से तैयार करना है और किस मैटर को कहाँ से पढ़ना है और किस मैटर से कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस तरह से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और पहले अपन बात करेंगे बायोलॉजी में और उसके बाद अपन बात करेंगे फिजिक्स, इसमें आप केमिस्ट्री में, और उसके बाद बात करेंगे फिजिक्स और टीचिंग मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखो जो टॉपिक दिया है उसमें आपको दिया है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और उसके साथ में एक टॉपिक ह्यूमन हेल्थ का भी डाला है, ह्यूमन हेल्थ को भी डाला है। तो ह्यूमन हेल्थ को बाद में बताता हूँ, पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इस पेपर के अंदर आपको ग्रेजुएशन लेवल का और 11th-12th लेवल दोनों लेवल का आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। आपको जितने भी कोशिकांग हैं, अब देखो यहाँ से आप जब भी स्टार्ट करते हो ना तो कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। संरचना का मतलब है कि कोशिका की खोज से लेकर कोशिका सिद्धांत से होते हुए, कोशिका की खोज में भी पिछली बार एक अभी संस्कृत एजुकेशन के क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे उसमें कन्फ्यूज हो गए थे। अब कन्फ्यूजन का कारण भी यही था कि उसमें पूछा था कि जीवित कोशिका का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया। अब वर्णन शब्द आते ही उनके दिमाग में कौन चला गया कि कोशिका सिद्धांत का वर्णन किसने किया था। सीधा सा वो टिका के आए, स्लाइडेन और स्वान करके आए थे, लेकिन उसमें जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो लीवेनहॉक ने की थी। तो कोशिका की खोज से लेकर कोशिका सिद्धांत से लेकर फिर सिद्धांत को किसने उसको मॉडिफाई किया था उससे लेकर फिर जितने भी कोशिकाएं हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका आपको पढ़नी है, पादप कोशिका पढ़नी है, जंतु कोशिका पढ़नी है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पढ़नी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में फंक्शन ऑफ सेल, मतलब कोशिका के क्या क्या कार्य हैं, और सेल और उसके जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, जो भी है मतलब सेंट्रोमियर, और आपके माइक्रोट्यूब्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, जबेरा, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी खोज, उनकी संरचना, उनमें पाए जाने वाले एंजाइम, उनके कार्य, जितने भी, अब जैसे पिछला जो एग्ज़ाम संस्कृत एजुकेशन का हुआ है उसके अंदर सभी ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शन पूछ लिए। तो सभी ऑर्गन्स की अलग अलग जो खोज करता है, डिस्कवर्ड किसने किया था, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और सभी के स्पेशली फंक्शन और स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। जैसे ER है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर SER और RER, फिर उसके अंदर पूछा जाता है उनके अंदर जो उसके भी भाग होते हैं, वापस सिस्टर्नी, ऐसे कुछ गोल्जी बॉडी के भी भाग होते हैं और ये भी होता है। तो ये आपको सेल की पूरी स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है, सेल बायोलॉजी जिसको अपन कहते हैं वो आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA दोनों के बारे में आपको अच्छी से नॉलेज होना चाहिए। DNA की खोज से लेकर DNA का क्या काम होता है, DNA किस में प्रेजेंट होता है और किस में प्रेजेंट नहीं होता है, और फिर उसके बाद में DNA की जो संरचना है, डबल हेलिक्स संरचना स्ट्रक्चर है उसके बारे में, फिर DNA के जो टाइप्स है, ZDNA, BADNA, ADNA जो है उसके बारे में, RNA के कार्य, DNA और RNA में डिफरेंट वो एक टेबल आती है उसको भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद में सेंट्रल डोगमा थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की संरचना और प्रोटीन के कार्य, फिर कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य और कार्बोहाइड्रेट की संरचना, लिपिड्स, वसा। ये वाला चैप्टर आपको 11th-12th के लेवल में मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, 11th की जो RBSc बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से ये दिया हुआ पढ़ा है। 11th की RBSc बुक के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो अगर आप वहाँ से कर लेते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके नोट्स आपके पास है तो ये वाला टॉपिक आप यहाँ से अच्छा कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं
आप उसमें अच्छे से उसको कवर कर सकते हो। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए तो अपनी जो PYQ वाली बुक मार्केट में चल रही है उसको थोड़ा और अपडेट करके आगे मार्च में लाने की कोशिश है। केमिस्ट्री तो उससे पहले आ जाएगी, टीचिंग मेथड 10 जनवरी से मार्केट में आ जाएगी। तो ये वाला टॉपिक जो ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है, 11th-12th लेवल का है और आपको किस प्रकार से पढ़ना है। बायोलॉजी का टॉपिक है सेल बायोलॉजी। आगे बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ को भी एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन हेल्थ को देखने से पहले ग्रेजुएशन लेवल के अपने जो टॉपिक है जो सेल बायोलॉजी है ग्रेजुएशन लेवल की, ये ग्रेजुएशन लेवल की सेल बायोलॉजी है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है उनके ऊपर भी 1 मिनट में बात कर लेते हैं कौन कौन से है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन लेवल की सेल बायोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें पढ़ना पड़ेगा सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। सेल साइकिल, कोशिका चक्र के बारे में बात करनी होगी। जो कोशिका चक्र के स्टेप होते हैं उसमें आपको पढ़ना होगा। इसके लिए कौन सी 11th की किताब में बहुत अच्छा देख रहा है, माइटोसिस मियोसिस मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ना है। देयर सिग्निफिकेशन मतलब उनके जो लक्षण हैं, मतलब प्रत्येक अवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं। समसूत्री विभाजन की जो अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये अर्धसूत्री विभाजन की भी होती है। फिर प्रोफेज फर्स्ट की जो स्टेज आती है, स्पेशली वहाँ से क्वेश्चन आता है जो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाटिन, डाइकानेसिस, डिप्लोटिन, डाइकानेसिस, वो वाली जो स्टेज होती है उनका क्रम भी पूछा जाता है और उनसे संबंधित जिन पे भी उनमें जो सिग्निफिकेंस होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो गुणसूत्रों के या जो गुणसूत्र हैं उनकी संरचना के बारे में आता है। DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। DNA रेप्लिकेशन के अंदर, DNA ट्रांसक्रिप्शन के अंदर और DNA ट्रांसलेशन, अनुलेखन, प्रतिलेखन और जिसको क्या कहते हैं ट्रांसलेशन हिंदी में कहते हैं अनुवादन, ये तीनों यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए अगर आप 11th-12th को फॉलो करते, 12th की किताब के अंदर नहीं, 11th की किताब के अंदर बहुत अच्छा दे रखा है। बाकी इसके लिए जो RBD पब्लिकेशन कर लो, CBH की पब्लिकेशन की कर लो, आप ला के पढ़ सकते हो। देखो ये मैं नहीं कह रहा कि आप अपने मैटर को छेड़िए, लेकिन उसमें बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, आप कर सकते हो। बाकी जो अपनी आगे आने वाली बुक है उसके अंदर बिल्कुल इन किताबों का, ये जो किताबें हैं RBD हुई, CBH हुई, इन किताबों का बिल्कुल आपके सामने एक निचोड़ ला के रख देंगे। अगली जो बायोलॉजी की बुक आने वाली है, बस थोड़ा सा आप वेट करिए, जो मिलेगा बिल्कुल एक खरा सोना मिलेगा। ये तो बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब ये आपने टॉपिक तैयार कर दिया है, ऐसे इसको आपको 7 दिन के अंदर तैयार करके बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ के और प्रैक्टिस करके जाके टेस्ट दोगे तो बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है अपनी जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ की। ह्यूमन हेल्थ टॉपिक भी इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। उस जो शेड्यूल है उसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि वहाँ रह गया था, लेकिन मैं वापस रिवाइज शेड्यूल डाल दूंगा उसमें। ह्यूमन हेल्थ के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य। यहाँ से देखो एक बात और बात करूँ कि यहाँ से जो आपकी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी से 100% क्वेश्चन आएगा। न्यूट्रिशन, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रिशन, कॉमन ह्यूमन डिजीज, जो मनुष्य के अंदर जो सामान्य बीमारियां होती है उसके बारे में, वैक्सीनेशन, इसको आप तो ज़रूर पढ़ना। यहाँ से जो टीकाकरण है जिसको कहते हैं, तो टीकाकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। वो भी अपनी बुक के अंदर भी टीकों के प्रकार दिए हुए हैं, कौन से जीवित टीके हैं, कौन से मृत टीके, उसके बारे में। इम्यूनिटी जिसको प्रतिरक्षा भी कहते हैं, टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड बायो ट्रीटमेंट टेक्निक, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है कभी, लेकिन यहाँ अगली बार आपने सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो ये 12th की जो RBSc बुक है उसके अंदर दिया हुआ है। बाकी आप अपने कोचिंग के नोट्स को यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। तो ये जो बायोलॉजी का पार्ट है वहाँ से अपने जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने आपको बताया है। अब इसको करना कैसे है, आपका जो मैटर है वो आप पढ़ लेना। आपका मैटर पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपके पास अपने PYQ बुक है वहाँ से क्वेश्चन लगा देना। क्वेश्चन लगा के फिर आपको क्या करना है, अपने जो पिछली टेस्ट सीरीज चली थी उस टेस्ट सीरीज के भी आपने ज्वाइन की थी तो वो भी आपके पास क्या पड़े, क्वेश्चन पड़े हैं, उसको भी लगा देना। और फिर आपको क्या करना है, संडे वाले दिन जाके टेस्ट दे आना है। तो ये वाली जो बातें हैं वो आपको संडे को जाके टेस्ट देना है। और जब आप टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पेपर अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, आपके सामने पेश किया हुआ है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की।
अगला जो अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है उसमें क्या क्या आगे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीओसी की बात करते हैं। मैसेज भी आए थे कि जीओसी का मतलब कि जीओसी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जिसको कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ना है। यहाँ से सेकंड ग्रेड के जनरल एजुकेशन और संस्कृत एजुकेशन में दोनों में 100% क्वेश्चन आएगा। गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण से क्वेश्चन आएगा। एक मेरी गारंटी है, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगली जो बुक है, अगली बुक के अंदर अपने गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण से जो भी मैंने उस बुक के अंदर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके लिखा है, एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से अगर आया तो वो बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि पहले भी अपने बुक के अंदर संस्कृत एजुकेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा, यहाँ से आया नहीं है। हालांकि उसमें जो मैटर दिया है, पिछले मेरे नोट्स में भी एक जो आपका एग्ज़ाम था सामान्य शिक्षा 2022 वाला जो हमने दिया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें, तो उसमें के अंदर एक क्वेश्चन पूछा तो मेरे नोट्स के अंदर वो सीधी एक लाइन छपी थी। मैंने एनसीईआरटी से लिखी थी और एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करनी है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री के लिए आपके नोट्स के अलावा आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो उसमें, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण आपको अच्छे से तैयार करना है। हालांकि मेरे नोट्स भी मैंने डाल रखे हैं, नोट्स के अलावा आप अपनी बुक से क्वेश्चन लगा देना। टेस्ट सीरीज में जो पिछली टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डाले हुए, बहुत शानदार क्वेश्चन डाले हुए हैं। क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका आईयूपीएसी नामकरण पूछा जाता है। अब आईयूपीएसी नामकरण स्पेशली आपको किसका पढ़ना है, एल्केन का पढ़ना है। एक तो एल्केन का पढ़ना है, एल्कीन का पढ़ना है, और उसके साथ साथ एल्काइन का भी पढ़ना है। और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप वाले, जो क्रियात्मक समूह वाले जो आईयूपीएसी नामकरण आते हैं, जिसमें 1-2 साथ में, ये वाला ट्रेंड अभी हाल फिलहाल ज़्यादा चल रहा है कि 1-2 क्रियात्मक समूह साथ में दे देंगे, एक डबल बॉन्ड भी साथ में दे देंगे। जैसे पिछले एग्जाम में पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो लेवल का क्वेश्चन था आईयूपीएसी नामकरण। तो ये आईयूपीएसी नामकरण तो आप 10वीं क्लास से पढ़ के आ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, जिसको कहते हैं समास बंध विदलन और विषमास बंध विदलन। यहाँ से क्या बनते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से क्या बनता है, ये क्वेश्चन आपके सामान्य शिक्षा 2022 के अंदर पूछा है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से क्या बनता है, तो वहाँ से क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है, कार्बोनायन बनता है, मुक्त मूलक बनता है, क्या बनता है, उसके बारे में यहाँ से आपको पढ़ना है होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में। फिर बात आती है फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। अब मुक्त मूलक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, एक तो मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम पूछा जाता है, फिर इसके अंदर संकरण क्या होता है वो पूछा जाता है, फिर इनके स्थायित्व की बात होगी और इनकी संरचना के बारे में भी पूछा जाता है। अगली बात आती है कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन और कार्बोरेनायन, कार्बोएनायन, दोनों के बारे में वही बात आती है कि इनके स्थायित्व का क्रम, इनकी संरचना, इनके अंदर संकरण कौन कौन सा होता है। उसके बाद में बात करें इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितनी भी अभिक्रिया हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, SN1 SN2, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वे सारी बहुत सारी अभिक्रिया होती है जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो स्पेशली मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर जाने नहीं दूंगा अगले एग्ज़ाम के अंदर। और मतलब अगले अपनी जो टेस्ट सीरीज थी, लगातार 3 क्वेश्चन सीधे पेपर में छपे हैं, इससे ज़्यादा तो पेशाब कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाली बात है मतलब आपके बेनिफिट के लिए चलेगी। और इलेक्ट्रोफाइल्स, अब देखो आपको यहाँ से स्पेशली किस पे ध्यान देना है, एक तो ये पूरी यूनिट बहुत अच्छी यूनिट है, ये डिफरेंट मेथड है, मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण, जो जितनी भी विधियाँ होती है, लेसाने मेथड है, फिर उसके अंदर जो सोडियम नाइट्रोप्रोसेट डाला जाता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, उसमें उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, उसमें उसकी समन्वय संख्या क्या होती है, वही वापस देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छा है तो ये जो टॉपिक है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। आईयूपीएसी नामकरण आपको आना चाहिए, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से क्या क्या बनता है वो आना चाहिए, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन,
नाभिक से नहीं, इलेक्ट्रॉन से नहीं और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत अच्छी यूनिट है और इस यूनिट में कोई कमी नहीं है, आप इसको अच्छा कर सकते हो। और इसके लिए मेरे टेलीग्राम के ऊपर मेरे नोट डाले हुए हैं, अपनी एक PYQ बुक है, इसमें बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, और एक अपनी पिछली टेस्ट सीरीज चली थी उसमें भी इस टॉपिक के बहुत 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 अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर मिले थे। अगली बात करते हैं, कौन सा टॉपिक है। अगली बात के लिए केमिस्ट्री के अंदर एक और टॉपिक लिया गया है जिसमें बात करते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या देखना है, यहाँ से एक इस बार अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत लेवल का क्वेश्चन आया। हालांकि मेरे नोट्स में जो आपका क्लोरोफिल है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिखा था, मैंने इतना नहीं सोचा था कि नोट्स में अगर क्वेश्चन मतलब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन अब अगली जो अपनी बुक आने वाली है उसमें मैं हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर डालने वाला हूँ, क्लोरोफिल की भी स्ट्रक्चर डालने वाला हूँ, सब कुछ अगली बुक के अंदर मिलने वाला है। रोल ऑफ बल्क एंड ट्रेस मेटल आयंस। अब कौन कौन से आयन के बारे में देखना, ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक रेफरेंस मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस और कॉपर, इन चारों के बारे में। ये मैग्नीशियम किसके अंदर होता है, आपका राइबोसोम के अंदर भी होता है, राइबोसोम के अंदर भी होता है, और किसके अंदर होता है, क्लोरोफिल के अंदर भी मैग्नीशियम पाया जाता है। ये दोनों राइबोसोम और मैग्नीशियम, तो आपको राइबोसोम की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये जो आयरन होता है, ये आयरन किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, खून है नहीं, जिसके अंदर क्या कहते हैं, अपन कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। तो आपको हीमोग्लोबिन की संरचना पता होनी चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये जो कॉपर होता है वो उसको जिसको साइटोक्रोम या फाइटोक्रोम कहते हैं, जो एंजाइम होते हैं उनका भी ये हिस्सा होता है, इनके स्ट्रक्चर होती है। तो इनके स्ट्रक्चर भी आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। 2 क्वेश्चन इस बार छपे, बहुत अच्छे क्वेश्चन छपे इस टॉपिक से, तो ये वाला आपको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये कहाँ से पढ़ सकते हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरे टेलीग्राम नोट्स के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स डाले हुए। मैं आपको आज या कल में हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी लिख के डाल दूंगा, या कहीं से भी मेरे पास एक पड़ा है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर, मैं आपको यहाँ से शेयर कर दूंगा, फिर आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये वाली बात केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अपनी हो गई है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में आपका देखो, फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें टॉपिक कहाँ गया फिजिक्स का, ये पढ़ा। फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसमें अच्छा कर सकते हो। यहाँ से एक क्या पूछा जाता है, आपके सदिश और अदिश, वो तो वेक्टर वाले में है ना, हाँ उसमें हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या पूछा जाता है, द्विमीय समीकरण से भी संबंधित क्वेश्चन आता है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, वो अपनी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट छपा था। तो ये वाला जो चैप्टर फिजिक्स के अंदर हैं, देखो मैंने फिजिक्स मेरे जो सिलेक्शन हुआ था उस टाइम मैंने फिजिक्स को बिल्कुल स्किप करके कहा था, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि फिजिक्स आप ये वाला जो चैप्टर है वो आप अपने अनुसार जहाँ से भी पढ़ते हो आप पढ़िए। 2 टीचर मैं बता सकता हूँ कि आप वहाँ से इस फिजिक्स को अगर नहीं लिया है, नहीं पढ़ा है, तो आपको 6-7 टॉपिक, मैं त्रिभुवन सर से भी मैंने बोल दिया है कि 6-7 टॉपिक वो आपको अच्छे से समझ बता देंगे कि वो कौन कौन से बायोलॉजी वाले कर सकते हैं। तो आप तो एक आशीष सर जो उत्कर्ष जयपुर में पढ़ाते हैं, एक अपने मील सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर बाड़मेर में पोस्टेड है, उनकी बुक भी आ रखी है, और एक आपके मिश्रा सर। इन तीनों से अगर कोई ढंग से, एक आधे से भी, जहाँ से भी जो भी टीचर हो, ये तीनों ही बहुत अच्छे एक लेवल के टीचर हैं, और तीनों जो पढ़ाते हैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में पढ़ना है, बिल्कुल शॉर्ट में अगर फिजिक्स करनी है तो मील सर से पढ़ लेना, बिल्कुल शॉर्ट में, जहाँ से भी क्वेश्चन उठता है वो आपको ये करवाई देंगे। तो ये फिजिक्स का आप पढ़ सकते हो। और दूसरी बात आती है टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड के अंदर ये बता रखा है आपको क्या पढ़ना है। अपनी जो आपके पास टीचिंग मेथड की बुक है उसका यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें दिया हुआ है विज्ञान की प्रकृति, उसमें वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक साक्षरता और साइंटिफिक एप्टीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यहाँ से भी ये पूरे जो है उसके अंदर क्वेश्चन भी दे रखे हैं और पूरा मैटर भी दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको ये पूरा मैटर आपको कहाँ से पढ़ना है, अपनी ओम सिंह भाटी सर की जो बुक है, कौन सी, टीचिंग मेथड की जो बुक है, उसमें बहुत अच्छे दे रखा है। ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए आप टीचिंग मेथड के लिए स्पेशली मैं अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो रियाज सर
जो अपने सेकंड ग्रेड का उनका एक कोर्स भी है, एप्लीकेशन तो पता नहीं मुझे कौन सा है, लेकिन आप रियाज सर को टीचिंग मेथड के लिए फॉलो कर सकते हो। तो ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है, एक देखो इसके अंदर 5 यूनिट है, ये यूनिट 1, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3, ये 4 और ये 5 यूनिट, 5 टेस्ट के अंदर एक यूनिट आ जाएगी। फिर छठे टेस्ट के अंदर वापस पहली, सातवें के अंदर दूसरी, ऐसे अपना टेस्ट सीरीज चलने वाली है। अब इतना सब होने के बाद में भी एक बात और बताऊंगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज मैनेज कैसे करनी है। ये टेस्ट सीरीज मैनेज आपको कैसे करनी है, आपको क्या करना है, आपका जो भी मैटर है, क्या है, आपका जो भी मैटर है उसको क्या कर लो, आपका जो भी आपके पास में मैटर है उसको एक बार क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, कि उसको मैटर को सेलेक्ट कर लो कि इस टेस्ट के लिए मुझे ये पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बनाया, उसको सेलेक्ट कर लो, उसको क्या कर लो, एक दो बार उसको क्या कर लो, उसको पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद में जो अपनी PYQ बुक है, उस PYQ बुक से क्या करा लो, उस PYQ बुक से क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस करने के बाद में अपनी जो पिछली टेस्ट सीरीज चली थी उसमें भी आपके पास क्वेश्चन पड़े हैं, हालांकि वो क्वेश्चन अपनी अगली बुक के अंदर जो जनवरी और मार्च में आने वाली है उसके अंदर, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लो। और फिर आप जाओ कहाँ, ऑफलाइन सेंटर, ऑनलाइन सेंटर पर जाके टेस्ट दे दो, और वहाँ पर आपको क्या कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट बिल्कुल एक पूरी रैंक के साथ में, प्रत्येक सेंटर का एक साथ में, मतलब सभी सेंटर को एक साथ मिला के एक PDF अलग अलग ग्रुपों में डाली दी जाएगी। और 6 सेंटर लगभग हो गए हैं। कहाँ का, एक तो अपना सबसे पहले अपना जो बाड़मेर है, बाड़मेर सेंटर रहेगा। अपना सेंटर कहाँ रहने वाला है, जोधपुर रहने वाला है। अपना सेंटर कहाँ रहने वाला है, जयपुर रहने वाला है। अपना सेंटर कोटा में होगा, अपना सेंटर सीकर में होगा, और अपना सेंटर स्पेशली सूरतगढ़ में भी होने वाला है। ये सूरतगढ़ में फिक्स हो गया है, कोटा में फिक्स हो गया है, सीकर में फिक्स हो गया है, जयपुर में भी लगभग सेंटर फिक्स हो गया है, जोधपुर में 2 सेंटर पर बात चल रही है, आज या कल में फ्री हो जाएगा, और बाड़मेर में सेंटर फिक्स है। ये 5-6 सेंटर पे 100% अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे से जो भी जुड़ा रहेगा उसमें 100% फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अभी आपने सामने एक सर भी जुड़ गए हैं, त्रिभुवन जी सर, जो बिल्कुल एक अच्छे आदमी हैं और बिल्कुल सब्जेक्ट के तो वो ज्ञाता है। वो अपनी बायोलॉजी वाली बुक में भी काम करने वाले हैं। हम दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि जो दोनों आने वाली बुक है वो आपको सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के अंदर सिलेबस कवर करके दे और आपका सिलेक्शन में एक सहायक बने, एक भागीदार बने। तो इस वीडियो में इतना ही जो था वो मैंने बता दिया है कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। मैं हर वीडियो में ये टॉपिक लेके आऊँगा कि आप किस टॉपिक को कहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक को समझ लिया होगा। GOC में आपको क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की एक बुक के अंदर ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है, आपके नोट्स उसमें दिया हुआ है। बाकी मेरे नोट्स भी मैंने GOC का टेलीग्राम के ऊपर डाले हुए हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एग्जाम के अंदर सीधा वार होगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार भी छपे, आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से बहुत कुछ सीधा छपने वाले हैं। एक टेस्ट सीरीज में 10-10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक टेस्ट के 10 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में, मतलब आपको कितने नंबर दे जा रहे हैं, 20 नंबर वो टेस्ट दे के जा रहा है। आगे आने वाले टोटल कितने टेस्ट, 20 टेस्ट एग्जाम में। पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम के अंदर वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।